नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको रिवीजन क्लासेस में उपलब्ध करा रहा हूं उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की। देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास आज 11 है और इस सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास में आज हम देखेंगे भाई संज्ञा के बारे में। ठीक है, व्याकरण को शुरू करेंगे। एंड देखिए दोस्तों, इन रिवीजन क्लासेस के साथ साथ आपको हमारे YouTube चैनल पर टेस्ट सीरीजें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीजें हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो इनको भी आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज देखेंगे सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास महाकुंभ भाग 11 में। आज संज्ञा देखेंगे, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो संज्ञा क्या होता है, देखिए संज्ञा यानी कि नाउन की बात हो रही है। संज्ञा को कहा जाता है इंग्लिश में नाउन। ठीक है, तो नाउन देखिए बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। संज्ञा का जो अर्थ होता है वो नाम है। संज्ञा का अर्थ ही है नाम, नेम। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं या जो भी वस्तु हैं या जो भी प्लेसेस हैं, इन सभी का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो इन्हीं नामों को ही कहा जाता है संज्ञा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है संज्ञा की। जैसे मैं बोलूं मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा हो गया। आम में मिठास है, आम क्या हो गया, इसमें संज्ञा हो गया। मोर नाच रहा है, मोर एक क्या है, पक्षी है, तो पक्षी का नाम है ना ये, तो मोर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। यानी कि संसार में जितने भी हमारे वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, उसके अलावा स्थान हैं, जानवर हैं, जिनका भी हम नाम बोलते हैं, वही नाम ही क्या है, संज्ञा है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, नाम का दूसरा जो अर्थ बोलेंगे, नाम का दूसरा नाम या दूसरा जो अर्थ है वही नाउन या संज्ञा है। यहाँ पे दिया गया देखिए, अतः नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा होता है। ठीक है, अगर इसकी एक निश्चित परिभाषा में बोलो हिंदी के हिसाब से, या एक इसकी व्याकरण जो हम परिभाषा की बात करते हैं, तो व्याकरण में इसकी परिभाषा हो जाती है संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की जो एक्चुअल परिभाषा है, मान लीजिए कभी एग्जाम में आप बैठेंगे, एग्जाम मान लीजिए अपर पीसीएस का दे रहे हैं, हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे संज्ञा और संज्ञा के भेद पूछ ले आपसे व्याकरण में, तो वहां पर आपकी जो परिभाषा है एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट परिभाषा है संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। ठीक है, तो ये सभी क्या है, नाम है, और इन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए, ये तो सबको ही पता है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन जो आपके बनते हैं ये संज्ञा के भेदों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, संज्ञा के जो भेद होते हैं उनको आप देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा की भेद की मैं बात करूं तो संज्ञा के होते हैं 5 भेद। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो हिंदी में संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये है संज्ञा के 5 भेद। अब इनको एक एक करके समझेंगे कि इन पांचों भेदों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारा किससे, सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी उससे केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, व्यक्तियों के नाम जैसे कि राम, श्याम, गीता, किरण। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, इससे हमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, देशों के जो नाम है जैसे कि भारत, जापान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो देशों के नाम भी होते हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा देखिए, नदियों के नाम जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो नदियों के नाम हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिए, शहरों के जो नाम है जैसे कि देहरादून, हल्द्वानी, पटना, प्रयागराज, उसके अलावा श्रीनगर, तो ये जितने भी शहर होते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा पुस्तकों के जो नाम होते हैं जैसे कि रामायण, महाभारत। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है अन्य, और इसके अलावा कोई विशेष जो पुस्तक है, सभी पुस्तक जो है हमारी वो किसमें आ जाती है, आपकी पुस्तकों के जो नाम है। ठीक है, जो पुस्तकें हैं वो नहीं, जो पुस्तकों के टाइटल होंगे, ऐसे जो देशों के टाइटल होंगे वो आपके व्यक्तिवाचक
संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपको ये ध्यान रखना है केवल एक व्यक्ति विशेष या एक वस्तु या एक स्थान मात्र का बोध होगा। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली एक ही है, दिल्ली क्या और भी है क्या, होगी, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली नाम है। ठीक है, और एक जगह का नाम है, स्पेसिफिक हमारी जो देश की राजधानी उसका नाम है, तो दिल्ली क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुंबई की मैं बात करूं तो देखिए मुंबई एक ही है, तो मुंबई क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान भी बोल सकते हैं, इसका अगर बोध हो रहा है तो उसमें हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसी का थोड़ा बड़ा और विस्तृत रूप हो जाता है हमारा दूसरा जो भेद है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, देखिए जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मैंने बोला आपका भारत, भारत क्या है, एक देश का नाम है। ठीक है, भारत जो है देश का नाम है, तो भारत हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं वही बात करूं कि विश्व के सभी देशों, विश्व के सभी देश में जहां पे अगर प्रयोग करें तो उसमें सभी देशों की एक जाति का बोध हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम सभी देशों की बात करें तो देश जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, देश से क्या हो रहा है, हमारे सभी देशों के बारे में हमारा क्या हो जा रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है ना, सभी देशों की जाति का। ऐसे मैं बात करूं देखिए आपका जैसे देहरादून, तो देहरादून की मैं अगर बात करता हूं तो देहरादून जो है हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान से समझिएगा, देहरादून व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन यहीं पर मैं बोलूं कि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, तो राजधानी जो शब्द है अब ये क्या हो जाएगा, तो राजधानी से देखिए हमको जितनी भी राजधानियां हैं उनका बोध होगा, जैसे कि उत्तराखंड की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, भारत की राजधानी, भूटान की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी, अमेरिका की राजधानी। यानी कि राजधानी जो शब्द है ये कहीं ना कहीं सभी राजधानियों की जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो राजधानी शब्द क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, एक पार्टिकुलर जो हमारा व्यक्ति, वस्तु या प्लेस का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक होगा, जबकि जातिवाचक नाउन में क्या हो जाएगा, हमारे समस्त एक जाति का बोध होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए मनुष्य। ठीक है, तो मनुष्य जाति अगर हम बोलते हैं तो मनुष्य जाति में सभी मनुष्य आ जाते हैं, उसमें लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, आदमी होगा, औरत होगा, भाई होगा, बहन होगा, दादा होगी, दादी होगी, बुढ़ा होगा, जवान होगा। ठीक है, तो ये सभी हमारे जो हैं ये सभी आ जाएंगे मनुष्य में। मनुष्य जो है हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे देखिए पशु पक्षी, तो पशु पक्षी जो है हमारे सभी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब इसके अंतर्गत देखिए पशु पक्षियों में गाय भी होते हैं, घोड़ा, तोता, मोर, उसके अलावा जो अन्य हमारे पशु हैं, हिरन हो गया, जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, तो ये सभी पशु और पक्षियों के जाति के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि मनुष्य, पशु पक्षी और वस्तुओं के जैसे नाम, जैसे घर, घर से हमारे जितने भी घर हैं उनका बोध हो रहा है। ठीक है, घड़ी से हमारे जितनी भी घड़ियां हैं उनका बोध हो रहा है, मेज से हमारी जितनी भी मेजें हैं उनका बोध हो रहा है, कुर्सी से हमारी जितनी भी कुर्सियां हैं उनका बोध हो रहा है, किताब से हमारे जितनी भी किताबें हैं उनका बोध हो रहा है। यानी कि ये सभी आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब जैसे किताब का पार्टिकुलर नेम है, जैसे मैं बात करूं परीक्षा वाणी। ठीक है, परीक्षा वाणी जो है उत्तराखंड जीके की बुक है, मैं बोलूंगा परीक्षा वाणी किताब में कौन सी संज्ञा है, तो परीक्षा वाणी जो किताब है ये केवल एक परीक्षा वाणी किताब का बोध करा रही है, तो इसमें हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तु हो जाएगी ना, फिर ये परीक्षा वाणी किताब कहूं। लेकिन मैं अगर केवल किताब कहूं तो उस किताब के अंतर्गत तो सभी किताबें आ जाएंगी ना, तो वो पूरी जाति का बोध करा रही है। तो ऐसे आपको समझना है। ऐसे पदों या व्यवसायों के नाम, जैसे शिक्षक की मैं बात करूं तो शिक्षक के अंतर्गत जितने भी टीचर्स हैं वो आ जाते हैं, वो प्राइमरी के टीचर होंगे, वो आपका सेकेंडरी लेवल के टीचर होंगे, वो प्रोफेसर होंगे, वो आपके प्राइवेट टीचर्स होंगे, यानी कि सभी शिक्षक आ जाएंगे। लेखकों में जितने भी लेखक हैं वो आ जाएंगे। अब मैं केवल एक पार्टिकुलर लेखक का नाम लूं, जैसे मैं बोलूं लेखक का नाम मैं बोलता हूं मुंशी प्रेमचंद। अब प्रेमचंद में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो प्रेमचंद में हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक, क्योंकि प्रेमचंद तो एक ही है ना, प्रेमचंद तो एक ही है हिंदी साहित्य में, लेकिन वो लेखक है। लेखक शब्द हो जाएगा जातिवाचक, जबकि प्रेमचंद हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, इस डिफरेंस को आपने समझना है, यही डिफरेंस है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला जो संज्ञा का प्रकार है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में वो सभी हमारे पदार्थ या द्रव्य आएंगे जिनका मापन होगा, जिनको हम तौल सकते हैं लेकिन उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि धातु और खनिजों के नाम, लोहा, सोना, चांदी, इसके अलावा तांबा, सोना और इसके अलावा एल्यूमिनियम, ये सभी जो धातु खनिज हैं इनका जो प्रकार है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऐसे खाने पीने की जो वस्तुओं के नाम है, जैसे कि दूध, पानी, घी, तेल, लस्सी, ठीक है,
उसके अलावा जूस, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्योंकि देखिए दूध को क्या किया जाता है, मापा जाता है ना, दूध को माप के तो देते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। पानी जो है इसको भी मापा जाता है लीटर में। लोहा जो है किलो के हिसाब से जाता है, सोना जो है ग्राम के हिसाब से जाता है, चांदी भी ग्राम में होती है। उसके अलावा जो भी हमारे द्रव्य पदार्थ होते हैं इनको हम मापन या तौल सकते हैं, लेकिन इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं बोलूं आपका 10 किलो लोहा, तो उसमें हम 10 किलो जो है हमारा क्या है, एक मापन पैमाना है, ना कि काउंटिंग है। तो ये आपको समझना है, द्रव्यवाचक संज्ञा में सभी हमारे द्रव्य पदार्थ आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो संज्ञा का भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जैसा कि नाम से पता चला, समूह मतलब ग्रुप। ठीक है, समूह का मतलब हो जाता है ग्रुप। ऐसी संज्ञा जिससे हमको एक ग्रुप का बोध होता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के एक समूह का बोध होगा उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे परिवार, अब परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा है। कैसे, परिवार में बहुत से लोग होंगे, परिवार में दादा दादी माता पिता चाचा चाची ताऊ ताई बच्चे नाती पोते सब होंगे, यानी कि एक पूरा समूह है, ग्रुप है। ऐसे संघ में बात करूं, जैसे आरएसएस एक संघ है। ठीक है, आरएसएस, तो आरएसएस जो है हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा, है ना, एक ग्रुप है ये। ऐसे सेना जो है, सेना भी आपकी एक ग्रुप है, सेना के अंतर्गत सभी आ जाता है, थल सेना जल सेना वायु सेना। उसके अलावा झुंड की बात करें तो झुंड में बहुत से लोग होंगे, बहुत से जानवर हो सकते हैं, झुंड में बहुत से पक्षियां हो सकती हैं। तो यानी कि जो हमको एक समूह ग्रुप का बोध कराएगा वो कहलाएगी समूहवाचक संज्ञा। ऐसे वस्तुओं के समूह की बात करें, जैसे कि गुच्छा, मैं बोलूं कि यहाँ पर फूलों का गुच्छा रखा हुआ है। ठीक है, फूलों का एक गुच्छा रखा हुआ है, तो फूलों का गुच्छा रखा हुआ है तो उसमें बहुत से फूल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एक समूह का बोध करा रहा है। पुंज की बात करें तो देखिए जितनी भी वस्तुएं हैं उनका पुंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रकाश पुंज बोलते हैं, उसमें हम प्रकाश पुंजों में देखते हैं कि बहुत से प्रकाश समाहित होते हैं। जैसे प्रिज्म का प्रकाश पुंज होता है, प्रिज्म जो होता है प्रकाश का पुंज होता है, जिससे हमारे प्रकाश को जब हम छानते हैं तो 7 किरणों में वो विभाजित हो जाता है, जो 7 रंग है। ऐसे ढेर, ढेर में बहुत सी चीजें होंगी। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कूड़े का ढेर लगाया, देखिए कूड़े का ढेर है। अब कूड़े के ढेर में सभी कूड़ा होगा, प्लास्टिक भी होगा उसमें, लोहा भी होगा, अन्य कचरा भी होगा, जैविक कचरा होगा, अजैविक कचरा होगा, यानी कि पूरा कूड़े का एक ढेर होगा। ऐसे श्रृंखला, तो श्रृंखला जो है सीरीज है, मतलब बहुत लोगों की एक सीरीज है। मैं बोलूं कि इस श्रृंखला में अभी तक इतने लोग जुड़ चुके हैं, इस चेन में इतने लोग जुड़ चुके हैं, तो श्रृंखला भी जो शब्द होगा वो समूह का बोध करा रहा है। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी समूह यानी कि ग्रुप का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा होती है इसमें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है भैया आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़ बोलूं मैं, भीड़, भीड़ में भी बहुत से लोग होंगे ना, तो भीड़ शब्द भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद जो अगली संज्ञा का भेद है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से थोड़ा क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, तो भाववाचक संज्ञा में आपको ज्यादा नहीं समझना है, ध्यान से समझना है। देखिए भाववाचक जो संज्ञा है जो किसी भी शब्द की भाव दशा धर्म गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की काउंटिंग नहीं हो सकती, यानी कि भाववाचक संज्ञा को हम नहीं गिन सकते। वो इमोशंस को दर्शाएगा, वो शब्द जो होगा भाववाचक संज्ञा का वो एक इमोशन से रिलेटेड शब्द होगा, यानी कि वो दशा या गुण को भी दर्शाएगा। ठीक है, या वो क्रोध या लोभ को दर्शाएगा। तो ये सभी चीजें जो क्रोध लोभ मोह आनंद यौवन शैशव धैर्य वीरता जो ये शब्द होते हैं ये सभी भाववाचक शब्द हैं। ठीक है, अब क्रोध जो शब्द है, क्रोध एक भाव है ना, इंसान के अंदर से आता है, तो क्रोध क्या हो जाएगा, उसमें एक भाव निकल रहा है क्रोध का, गुस्से का, तो वो आपका भाववाचक। लोभ भी एक भाव है जो कि मनुष्य में उपजता है। ऐसे मोह, किसी से मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो प्रेम भी क्या एक भाव है। आनंद में जी रहा है कोई, तो आनंद शब्द क्या एक भाववाचक है। यानी कि भाववाचक जो संज्ञा है इसमें आपका क्या होता है कि आपका दशा धर्म गुण या कार्य का बोध कराते हैं शब्द, ये भाववाचक कहलाते हैं। इनमें कई बार पूछता है, जैसे कि आपका धैर्य शब्द पूछ लेता है, वीरता शब्द पूछता है, लिखाई पढ़ाई। ठीक है, ये आपका एक भाव दर्शा रहे हैं ना, लिखाई करो बोलता हूं तो ये लिखने का भाव दिखा रहे हैं, पढ़ाई करो कहूंगा तो पढ़ाई करने का एक भाव दिखा रहे हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञाएं केवल एक इमोशनल बोध कराती हैं, ध्यान रखेंगे। और जो भाववाचक संज्ञाएं 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं, इंपोर्टेंट है देखिए। तो भाववाचक संज्ञाएं 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती हैं। सबसे पहले क्रियाओं से बनती है, जैसे कि काटना से काट, सजाना से सजावट, चलना से चलना, लिखना से लिखावट। तो ये सभी हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्रियाओं से द्वारा निर्मित। इसके बाद देखिए संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो है देखिए बाल, बाल से बालपन बनता है। मनुष्य जो है आपकी
आपका मनुष्य जो हम देख रहे हैं संज्ञा शब्द है ना, मनुष्य से सभी मनुष्यों का बोध होता है, यानी कि जातिवाचक है। तो जातिवाचक संज्ञा हमारी भाववाचक में बदल जाती है जब हम मनुष्य को मनुष्यता में ढाल देते हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी। तो मनुष्य जो शब्द है जातिवाचक है, और जब हम इसको मनुष्यता बना देते हैं तो ये हो जाता है भाववाचक। ठीक है, मनुष्यत्व शब्द भी जो है हमारा, ये भी भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे शिव जो है, शिव से शिवत्व, शिव जो शब्द है व्यक्तिवाचक शब्द है, और शिव से बन जाता है जब शिवत्व, तो ये बन जाता है भाववाचक। ठीक है, इसके बाद विशेषण शब्दों से भी हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे महा से महिमा, धीर से धैर्य। सरल जो शब्द है ये विशेषण है, सरल से सरलता जब बनेगा शब्द तो ये भाववाचक हो जाएगा। गरम शब्द विशेषण है, गरम से गर्मी जब हम बनाएंगे तो गर्मी शब्द हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, यानी कि भाववाचक संज्ञा का जो बदलाव होता है वो आपका 3 प्रकार से होता है। क्रिया वाले शब्दों से, संज्ञा के शब्दों से, उसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों आपकी संज्ञाएं होंगी, उसका चेंज होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी चेंज करेंगे हम भाववाचक में, और जातिवाचक का भी भाववाचक में परिवर्तन होगा। उसके बाद विशेषण के जो शब्द होते हैं, विशेषण के शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है भैया संज्ञा के प्रकार। रिवीजन क्लास महाकुंभ है, तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया डिटेल में। देखिए, अगर आपको अभी भी देखिए लगता है कि कुछ कमी पेशी है, क्योंकि ये तो रिवीजन क्लास है। अब मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपका जो उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास चल रही है या हिंदी की रिवीजन क्लास चल रही है, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में नहीं आता है तो फिर आपको 499 रुपीज खर्च करने होंगे, और हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जाके आप ओनली हिंदी वाला कोर्स ले सकते हैं। ओनली हिंदी, जनरल हिंदी कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। ऐसे उत्तराखंड का लेना है तो वो भी 499 का है। ओनली उत्तराखंड जीके कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ओनली यूके जीके वाला। ऐसे दोस्तों आज एक कंप्यूटर का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है मैंने आपके सभी एग्जाम्स के लिए, यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी और अन्य जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जहां पे कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं। तो कंप्यूटर का कोर्स भी सेपरेट लॉन्च कर दिया है, ओनली कंप्यूटर कोर्स नाम से मैंने। ठीक है, 350 के आसपास का कोर्स होगा, और इसमें कंप्लीट कंप्यूटर के वीडियो लेक्चर्स क्लासेस के, और साथ ही रिविजन करने के लिए वन लाइनर्स की पीडीएफ आपको दी जाएगी चैप्टर वाइज। तो इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं जिनको कंप्यूटर का कोर्स चाहिए। कंप्यूटर का भी सेपरेट कोर्स एप्लीकेशन स्टोर पे लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जो संज्ञा के विकार है, विकार क्या होता है? विकार मतलब शब्द जिनमें चेंज संभव है। ठीक है, संज्ञा के वह शब्द जिनमें चेंज हो जाता है, ये संज्ञा के विकार कहलाते हैं। तो संज्ञा के जो विकार होते हैं वो 3 कारणों से होता है। लिंग यानी कि जेंडर, वचन और कारक। यानी कि लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा शब्दों में विकार पैदा होता है। इसलिए जो संज्ञा के शब्द होते हैं ये विकारी होते हैं। अभी हम जब आगे जाएंगे तो तब हम देखेंगे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनपे लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनपे लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है अव्ययी शब्द जो होता है जिसमें क्रिया विशेषण वगैरह है। ठीक है, वो अविकारी होते हैं। तो संज्ञा जो है विकारी शब्द होता है, ध्यान रखेंगे आपको। और संज्ञा में विकार किसके कारण उत्पन्न होता है? 3 कारणों से, लिंग, वचन और कारक के कारण। ठीक है, आई होप आपको संज्ञा का ये रिवीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट सीरीज चल रही है 100+ फुल लेंथ टेस्ट महाकुंभ आगामी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए, बाइलिंगुअल है, और आयोग के पैटर्न पे अब हार्ड लेवल शुरू हो चुका है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। आज 20 नवंबर है, लास्ट डे है भैया ऑफर को इनवेल करने का। 50% का ऑफ चल रहा है अभी टेस्ट सीरीज में, आप ले सकते हैं। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट सेशन में एक अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।